श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आइए श्री जम्बू स्वामी जी के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नियां और प्रभव कुमार, ये सभी एकत्रित हैं और धर्म चर्चा कर रहे हैं। इस धर्म चर्चा से प्रभव कुमार जैसा जो 500 चोरों का स्वामी है और जिसे चोरी में, हिंसा में बड़ा आनंद आता है, उसका जीवन भी बदल गया। और छोटी छोटी उम्र की नवविवाहिताएं, जिनके विवाह को अभी एक रात भी नहीं बीती, वे नवविवाहिता जम्बू कुमार की पत्नियां भी एक एक करके प्रतिबुद्ध हो रही। कितना गजब का वर्णन है, कैसी गजब की वो रात रही होगी। संसारी भाषा में विवाह के बाद की पहली रात को सुहाग रात कहते हैं और संसारी जीव मोह माया के बंधन में पड़कर ना जाने कितने पाप कमा लेते, कितने अशुभ कर्मों का बंधन कर लेते। और धन्य है हमारे महापुरुष, कर्म बांधने के स्थान पर कर्मों की निर्जरा कर रहे, पाप के स्थान पर धर्म कमा रहे और हम सब संसारी जीवों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। जो लोग बहाने बनाते हैं ना, अभी तो विवाह हुआ ही है, अभी तो स्थानक में कैसे आएंगे, अभी तो समाहित कैसे करेंगे, अभी तो इनके सामने धर्म का नाम भी मत लो, अभी तो इन्होंने पाप करने शुरू किए ही हैं। हाँ? तो उनकी आंखें खोलने वाला ये उदाहरण हमारे सामने है कि जो तरणहार आत्माएं होती है, उनके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होता कि अभी तो विवाह हुआ है, अभी तो भोग भोगने का समय है, अभी तो त्याग का नाम मत लो। कैसी धर्म जागरण की रात है, याद करके सोच करके भी हृदय आनंद से और गर्व से उत्फुल्लित हो जाता। जानते तो वे 8 देवियां भी हैं कि हम जम्बू कुमार को समझा नहीं पाते, जिसने विवाह से पहले ही संदेश भेज दिया कि मेरे को विवाह की अगली सुबह ही क्या लेनी है, मन में संकल्प पक्का होगा तभी तो किसी को बताया है। हाँ? अगर मन डावाडोल होता
किसी को बताते नहीं कि पता नहीं क्या स्थिति रहेगी, जैसा होगा वैसा करेंगे। आज हम कुछ कहते हैं ना, भाई ये नियम ले लो, देखेंगे जैसा होगा। कोई भी नियम लेते समय मन में एक उथल पुथल रहती है, दृढ़ निश्चय वाली बात नहीं रहती है। जम्बू कुमार का निश्चय दृढ़ था, तभी तो उसने अपने माता पिता को भी कह दिया और 8 पत्नियों के यहाँ भी संदेश भिजवा दिया कि मेरे को दीक्षा लेनी ही है। और ऐसे जो दृढ़ संकल्पी महात्मा होते हैं, वे ना तो अपने वचन से पीछे हटते हैं और ना ही मन के संकल्प से पीछे हटते। वो चाहते, अगर वे कायर होते, कमजोर होते, भगोड़े होते तो कह सकते थे उस समय मेरा दीक्षा का भाव था, अब नहीं है, कोई क्या कर लेता। हाँ, ऐसे भी होते हैं जो दीक्षा लेके भी भगोड़े बन जाते हैं, उनका कोई क्या कर पाता है, अपने ही कर्म बांधते हैं, अपने सिर पे पाप की कोट बांध के रख लेते हैं। पर जम्बू कुमार कायर नहीं थे, वे शूरवीर थे। वे अपने संकल्प से रंच मात्र भी डावाडोल नहीं हो रहे। प्रभव कुमार भी अपने प्रयास कर चुके हैं और 8 पत्नियां भी एक एक करके अलग अलग तर्क देके, अलग अलग तरीके से समझा के एक एक करके क्या हो रही, प्रतिबुद्ध हो। 6 पत्नियों की वार्ता आपने, 7वीं का नाम है रूक्ष। उसने भी कहा आपको योग कमाना है, धर्म करना है, घर में रह करके कर लो। घर में रह करके हम आपके योग में आपकी मदद करेंगे, हम आपको अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी भी सती नारियां हमारे देश में हुई। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, शायद वाचस्पति मिश्र, ऐसे कुछ उनका नाम था, और भ्रामती उनकी पत्नी थी। विवाह कर लिया किसी तरह माता पिता के कहने से, पर विवाह के बाद पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा। लेखन कार्य में व्यस्त है, दिन में भी लिखते हैं, रात में भी लिखते हैं। जिस समय नहीं लिखते हैं उस समय दिमाग में चल रहा होता है कि आगे क्या लिखना है, ये कैसे लिखा जाएगा। बस रूटीन का काम है, नहाने का समय हो गया तो नहाने का पानी तैयार मिल जाता है, जब भूख लगने लगी तो आगे भोजन की थाली मिल जाती है, और जब अंधेरा हो जाता है तो दीपक जल जाता है। ये नहीं पता कि दीपक जलाने वाला कौन है, नहाने का पानी रखने वाला कौन है, भोजन की थाली आगे रखे जाने वाला कौन है। 12 साल बीत गए। कितना? पर धन्य थी वो भामती। एक बार उसने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ कलम उठा के तो देख लो, मैं जिंदी हूँ, मरी हूँ, मेरी क्या स्थिति है, कोई मतलब नहीं। पति देव अपने काम में व्यस्त है तो मेरा कर्तव्य है बस उनको सहयोग करना। तो रूप श्री कहते हैं हम आपको घर में रहते हुए सहयोग करेंगे, आप योग कमाओ घर में बैठ करके। पर जम्बू कुमार कहते हैं कितना भी प्रयास कर लो, असली योग, असली साधना घर में बैठ के। घर का, गृहस्थी का वातावरण 1000 प्रयास करने के बाद भी अनासक्त रहने। कोई होते हैं ऐसे महापुरुष, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, पर
पर वे गिने चुने। हर किसी के लिए ये साधना संभव नहीं है। अगर 48 मिनट की एक सामायिक भी करनी हो, वो एक सामायिक अगर आप घर में बैठ के करते हो तो उस सामायिक में भी ध्यान इधर उधर जाता ही है। इसलिए साधक में आके सामायिक करने को अलग ही महत्व दिया। तो जम्बू कुमार कहते हैं घर में रह करके साधना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि घर का वातावरण साधना के अनुकूल नहीं होता है। मैं तो साधना के वातावरण में रहूंगा और क्या करूंगा? साधना करूंगा। और जम्बू कुमार एक कथानक सुनाते हैं, बड़ा प्यारा, शायद आपने पहले सुना भी। एक राजा का एक ही एक इकलौता पुत्र था और स्वाभाविक है वही राजा का उत्तराधिकारी भी था, यानी प्रजा का भावी राजा भी था। और इसलिए राजा ने उसे युवराज का पद भी दे रखा। युवराज मतलब राजा के बाद गद्दी इसको मिलनी है, ऐसा नहीं संभालना। उस युवराज के 3 मित्र थे। वैसे तो जो अमीर होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, उनके मित्रों की कोई गिनती, कोई संख्या, हर कोई संपर्क बनाना चाहता है, मिलना चाहता है, हर कोई अपना काम निकालना चाहता है। पर राजा ने प्रयास ऐसा किया कि इसके मित्र कम से कम बने, तो 3 मित्र उसके, और वो 3 मित्र भी, सबकी अपनी अपनी अनुकूलता होती है। एक मित्र तो ऐसा है जिसे राजकुमार बहुत पसंद करता है, दिन रात हर समय उस मित्र को अपने साथ रखता है। जो युवराज खाएगा वही वो मित्र खाएगा, जो युवराज पहनेगा वही वो मित्र पहनेगा, जहाँ युवराज जाएगा वही वो मित्र जाएगा। हर काम, सोते जागते उठते बैठते हर समय उस मित्र के बिना एक पल भी, यानी ऐसे रहते थे जैसे 2 शरीर हैं और एक प्राण। दूसरा मित्र ऐसा था जो सारा दिन मित्र के साथ रहता, युवराज के साथ रहता, पर सूर्यास्त के समय अपने घर भी जरूर जाता। सूर्य उदय होने के बाद आता, शाम तक साथ रहता और शाम को वापिस अपने घर। और तीसरा एक मित्र ऐसा था जो कभी कभी मिलता है, साल में एक बार मिल भी गए तो बस राम राम नमस्ते, ठीक हो, हाँ ठीक है, बस। कोई इकट्ठे बैठ के खाना नहीं, पीना नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं, सुख दुख नहीं पूछना, कोई मतलब नहीं, बस यही 3 मित्र। राजा के मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा जतन करूं जिससे ये पता चले कि युवराज के इन 3 मित्रों में से असली मित्र कौन सा।
शक्ल देख के तो पता नहीं चलता कौन असली, हाँ? किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता अंदर से कौन कैसा है। मित्र उसे ही बनाना चाहिए जो विश्वास पात्र हो, जिसके अंदर दुख में साथ देने की, सहयोग करने की शक्ति हो, भावना हो। कहते हैं मित्र ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, गला फसाए अपना शीतल करे और। ऐसा मित्र चाहिए कि स्वयं चाहे दुख उठा ले पर दूसरों को क्या पहुंचाए, सुख पहुंचाए, दूसरे का ध्यान रखे। और कहते हैं ना, क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को रखे। क्वांटिटी का मतलब दोस्त तो बहुत सारे हैं पर क्वालिटी है नहीं, जरूरत पड़ने पे एक भी काम नहीं आए तो इतने सारे दोस्तों का क्या लाभ है। तो मैं इनको परखूं, इनकी जांच पड़ताल करूं, देखो कि कौन युवराज के काम आएगा, किस पर युवराज को विश्वास करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि पदवी साथ में है, राजा इसे बनना है। अगर इसके मित्र ही विश्वास पात्र नहीं होंगे और ये उनके विश्वास करता रहेगा तो कभी ना कभी धोखा खाएगा, और राजा की धोखा खाने का मतलब पूरी प्रजा का नुकसान। ऐसा सोच करके राजा ने ऐलान करवा दिया, कल सुबह सूर्य उदय होगा और युवराज को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और पूरे शहर में बात फैल गई, लोग आपस में चर्चा करने लगे, ये क्या हो गया राजा को। राजा तो युवराज के लिए अपने प्राण देने को तैयार रहता है, और राजा की क्या बात है, हर पिता को अपना पुत्र प्राणों से ज्यादा प्यारा होता है। और राजा ने ये क्या किया, अपने पुत्र को मृत्यु दंड क्यों दे रहा है। ये पुत्र केवल राजा की संपत्ति नहीं है, ये तो पूरी प्रजा की धरोहर है, क्योंकि इसे राजा बनना है। और जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है भाई राजनीति बहुत बड़ी चीज का नाम है, राजनीति तो वेश्या के समान होती है, इसका कोई स्टैंड नहीं होता है। जहाँ जैसे मुनाफा होता मिलता है वहाँ वैसे ही कर लेती है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजा ने भी अपने बेटे को मृत्यु दंड दे दिया। एक तो ये कहने लगा कि अरे छोड़ो, इन राजा लोगों के लक्षण ही ऐसे होते हैं, कोई नई नवेली मिल गई होगी, उसके ऊपर राजा का मन आ गया होगा और उसने कहा होगा कि मैं तेरे से विवाह तब करूंगी जब सोत का पुत्र मर जाएगा। अब राजा को कौन रोकने वाला, कौन टोकने वाला, राजा ने ऐलान कर दिया। अब सब हर गली में, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर घर में यही चर्चा है कि राजा बहुत गलत कर रहा है। अब एक व्यक्ति ने कहा राजा के ऊपर ऐसा संदेह मत करो, ये राजा कोई आज तो बना नहीं, कितना पुराना राजा है, आज तक कभी इसके चारित्र में दोष नहीं देखा गया। अगर राजा ने बेटे के लिए मृत्यु के दंड का ऐलान किया है तो उसने जरूर कोई ना कोई अपराध किया होगा, कोई गलती की होगी। तो दूसरा कहने लगा कितना ही अपराध किया हो या मृत्यु दंड
ही दंड होता है, उसके अलावा और कोई दंड नहीं होता, और कोई सजा दे सकता था। सबकी बातें चल रही है, मंत्री को पता चला, मंत्री आ गया राजा के पास, क्योंकि मंत्री की पावर मंत्री की ही होती है। मंत्री राजा का शुभ चिंतक भी होता है, मंत्री राजा का मित्र भी होता है, मंत्री राजा का सेवक भी होता है। अगर राजा उचित आज्ञा दे रहा है तो सेवक की भांति आज्ञा का पालन करता है। अगर राजा को निर्णय लेने में कठिनाई है तो मंत्री सलाह भी देता है, और राजा अनुचित निर्णय कर ले, कोई गलत काम करने लगे तो मंत्री राजा को रोक भी सकता है। तो आ गया मंत्री राजा के पास, राजन ये मैं क्या सुन रहा हूं? राजा ने कहा, मंत्री मुझे क्या पता तुम क्या सुन रहे हो? हाँ, तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा। राजन युवराज के बारे में? कहते हाँ, युवराज के बारे में तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। कल सुबह उसे मृत्यु दंड दिया गया। क्यों? क्या कर दिया ऐसा युवराज ने? राजा कहने लगे, मंत्री अपनी मर्यादा में रहो। तुम कौन होते हो मेरे से ऐसे पूछने वाले? मेरा पुत्र है, मैं कुछ भी करूं? कहते नहीं महाराज, ऐसे नहीं, राज्य की व्यवस्था का प्रश्न है। किसी निर्दोष को, किसी निरपराधी को ऐसी मृत्यु दंड दे दोगे? कहते हाँ, मैं राजा भी हूं और उसका पिता भी हूं, और तुम्हें मेरे को रोकने का, टोकने का, कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री कहने लगा, ठीक है राजन, अगर आपकी ये जिद है कि आपने युवराज को मृत्यु दंड देना है, तो मेरी भी जिद है कि मैं युवराज को मरने नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। अब राजा ने कहा, कमाल कर दिया मंत्री, तुम ऐसे बोल रहे हो? तुम जानते हो राजा का विरोध करने का क्या परिणाम आ सकता है? कहते हैं हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। क्या कर लोगे आप? मेरा मंत्री पद ले लोगे? अभी ले लो। मेरे को जान से मार दोगे? अभी मार दो। पर जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये अन्याय नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। अब राजा ने क्रोध में आकर के मंत्री से उसका मंत्री पद वापस, मुद्रिका होती थी, मुद्रिका जिसको दे दी वो क्या बन गया? मंत्री बन गया। मुद्रिका वापस ले ली तो मंत्री वापस चला गया, और अभी भी कह रहा है, मेरे जीवित रहते आप युवराज को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, पद ले सकते हो, पर अन्याय में नहीं होने दूंगा। अब मंत्री के मंत्री पद की त्याग बात सामने आ गई। सब जगह बात फैलती, छुपी तो रहती नहीं। और जब मंत्री से मंत्री पद ले लिया तो फिर तो पूरे नगर में जैसे आग लग जाती है। अब तो सब डर गए, घबरा गए। हमारा राजा तो तानाशाह है, हमारा राजा तो आतंकवादी बन गया, हमारा राजा तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सब डर रहे हैं, किसी की हिम्मत भी नहीं कि जाकर के राजा से कुछ कह सके। मंत्री ने कहा था, देख लिया ना उसको क्या फल मिला। ये तो शुक्र मनाओ मंत्री को मृत्यु दंड नहीं दिया। राजा का बस चलता, मंत्री को भी मार देता। अब सब जगह बातें हो रही है, और राजा ने ऐलान करा रखा है, कोई भी युवराज को शरण देगा, कोई भी युवराज को बचाने की कोशिश करेगा, उसको भी युवराज के साथ ही मृत्यु दंड मिलेगा। अब ये बात युवराज को पता चली, और जो हर समय साथ रहता था उस मित्र को भी पता चली। अब वो सोचता है, मैं हर समय
युवराज के साथ रहता हूँ, युवराज मरेगा तो मेरा भी क्या मालूम। राजा के दिमाग का, मैं हर समय युवराज के साथ रहता हूँ, मेरे ऊपर भी आ जा सकती है, मेरे को भी दिक्कत उठानी पड़ सकती है, किसी ना किसी तरह भागू यहाँ से। अब कोई बहाना ना मिले, क्योंकि 24 घंटे ही उसके साथ रहना, बहाना क्या मिलेगा। कहने लगा देखो मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब युवराज कहने लगा ऐसे समय में तुम घर जा रहे हो, तुम तो हर समय मेरे साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ करते हो। अगर आपके पेट में दर्द है दवाई ले लो, आराम कर लो, जो कुछ करना है सारा कुछ यहाँ पे करते ही हो, हमेशा से ही करते हो, आज कौन सी नई बात होगी। कहने लगा नहीं नहीं, मेरे को तो अपने घर जाना है। और वह जैसे तैसे करके वो तो भागा, अपने प्राण सबको प्यारे। अब युवराज सोचता है ये क्या हुआ, पिता मेरे शत्रु बन गए, वो मुझे मारना चाहते हैं, मित्र मेरे को छोड़ करके चला गया, बड़ा दुखी है, उदास है। माँ के पास आया, माँ भी कहती है बेटा तेरे पिता के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकती, उन्हें कह सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ, पर तेरे पिता ने जो करना है वो ही करना है। आखिर रात हो गई, अंधेरा हो गया, युवराज सोचता है अभी तक मैं अकेला बैठा हूँ, कोई मेरे पास मेरी मदद करने नहीं आया, अब आखिर मेरे को खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। अब जो मित्र दिन रात साथ रहता था उस मित्र के घर गया युवराज, दरवाजा खड़काया, मित्र दरवाजा खोलो। कि कौन? कमाल है, मेरी आवाज भी नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा मित्र युवराज, यहाँ क्यों आए हो? आप मेरे मित्र हो और मेरे मुसीबत के बारे में अच्छी तरह जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर के आया हूँ, किसी तरह मेरे को बचा लो। और उस मित्र ने कहा कि युवराज तुम कहने को मित्र हो, पर वास्तव में तुम मेरे शत्रु हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है राजा ने ऐलान क्या करा रखा है, जो युवराज को शरण देगा उसको भी मृत्यु दंड मिलेगा। तुम्हें अपने मित्र को बचाना चाहिए, अपने प्राण बचाने के लिए तुम मेरे प्राणों को मुसीबत में डाल रहे हो। अगर तुम असली मित्र होते, सच्चे मित्र होते तो यहाँ नहीं आते, तुम्हें खुद को तो मरना ही है, अपने साथ तो मेरे को भी मारने के लिए यहाँ पे आ गए। और सुन लो मेरी बात कान खोल करके, अभी की अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं बहुत बड़ा सा पत्थर उठाऊंगा और तुम्हारे सिर पर फेंक दूंगा। तुम्हारा पिता तो तुम्हें सुबह मारेगा, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, और मैं तुम्हारी कोई सहायता, कोई रक्षा नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल दिया। ये संसार है भैया, जरूरतमंद का कोई सहारा नहीं। वो तो मित्र था, सगे संबंधी भी ऐसे समय में अपना मुंह मोड़ जाते। अब युवराज सोचता है ये क्या हुआ, अब मैं कहाँ जाऊं? एक यही तो मित्र था जो दिन रात मेरे साथ रहता था, किसी ने साथ छोड़ दिया, अब तो और कोई चारा ही नहीं। पर फिर सोचा
चलो जो मित्र सारा दिन मेरे साथ रहता है, रात को अपने घर चला जाता है, उसका भी द्वार खटखटाऊं। एक तरफ से मन कहता है जब ये मित्र काम नहीं आया तो वो क्या काम आएगा, और एक तरफ से मन कहता है केवल रात का समय है, हाँ केवल रात का समय है, कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। चला गया, दरवाजा खटखटाया, दूसरा मित्र ऊपर से उतर के नीचे आया, दरवाजा खोला, अंदर बिठाया। क्या बात है? बात ये है मित्र, सुबह मेरे को मृत्यु दंड मिलना है और मैं आपके पास इसलिए आया हूं, हो सके तो मेरी रक्षा करें। मित्र कहने लगा देखो युवराज, तुम्हारे दुख में मेरे को भी बहुत दुख है। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आप जानते हो मैं राजा से टक्कर नहीं ले सकता। हाँ इतना कर सकता हूं, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, सबसे तेज चलने वाला घोड़ा ले जाऊं, धन दे देता हूं, कुछ मोहरे ले जाओ और जितनी दूर हो सके उतनी दूर निकल जाओ ताकि राजा तुम्हें पकड़ ना पाए, पर मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं अपने पास रखूंगा तो मेरे को भी युवराज कहने लगा घोड़े और धन का मैं क्या करूंगा, राजा के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कहीं से भी पकड़वा करके मंगवा लेगा मेरे को। कहने लगा बस मैं तो इतनी सहायता कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर। आंखों में आंसू आ गए। आज तक मैंने किया क्या? दो मित्र बनाए और दोनों ही ऐसे निकले। बड़ा निराश है, हताश है, उदास है, घर से बाहर निकला, रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा है और अंदर से आवाज आई, अरे तेरा एक मित्र और भी तो है जो कभी कभी मिलता है, कोशिश करके देख लूं शायद वो ही काम आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिस पर बड़ा भरोसा होता है वो तो धोखा दे देता है, और जिस पर हमें उम्मीद भी नहीं होती, कभी सोचा भी नहीं होता, वो हमारे काम आ जाता है। तीसरे मित्र के यहाँ पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और मित्र ने ऊपर से देखा युवराज, ओहो, फटाफट भाग के नीचे आया, गेट खोला, बड़ा स्वागत किया। युवराज आप और मेरे घर, आज तो मेरी झोपड़ी के भाग जाग गए। बिठाया और देखा युवराज घबराया हुआ, परेशान है बहुत ज्यादा। मित्र क्या बात, परेशान लग रहे हो? हाँ बात क्या है? युवराज राजा ने मेरे को मृत्यु दंड दिया। क्यों? आपने कुछ ऐसा किया कि आपको मृत्यु दंड मिले? कोई गलती की, कोई अपराध किया, कोई नियम कानून तोड़ा, कुछ अनुचित किया? कहते नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं किया। कहते फिर क्यों घबरा रहे? डरना है तो अपनी गलती से डरो। जिसने गलती नहीं की उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इतने घबरा रहे हो, परेशान हो, लगता है सुबह से भोजन भी नहीं किया, आपका चेहरा बता रहा है। भोजन करो, मेरे पास बैठो। भोजन कैसे करूं? ऐसे समय में भोजन अच्छा लगता है? इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। बिल्कुल घबराहट मन से निकाल दो। मैं जब तक जिंदा हूं तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर घबराहट दूर नहीं हो रही। मित्र ने बड़ा समझाया, प्यार किया, थोड़ी सी सांत्वना तो मिली। बिल्कुल ताजा फ्रेश बढ़िया भोजन बना करके खिलाया और कहा
नींद कहाँ आई, कुछ भी हो, बेशक मित्र इतना कह रहा है पर फिर भी चिंता तो है दिमाग में। आखिर रात्रि व्यतीत हुई और प्रातःकाल जब मृत्यु दंड देने का समय आया तो महलों के अंदर युवराज की खोज की गई। युवराज महलों में था ही नहीं, मिलता कैसे? राजा ने कहा देखो युवराज कहाँ जा सकता है बचने के लिए, कौन कौन उससे मिलता जुलता है, कौन कौन उसके पास बैठता है, पकड़ के लाओ सबको, कहीं ना कहीं मिलेगा युवराज। बड़ा मिजाज गर्म है और सब दरबारी घबराए हैं और सेवक दौड़े दौड़े जाते हैं उस पहले मित्र के यहाँ। युवराज यहाँ है? नहीं। कहाँ है? मुझे क्या पता, चलो राजा के पास। राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा युवराज कहाँ है? मुझे क्या पता, तेरे पास आया था रात को? हाँ आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था मेरे को बचाओ। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला। राजन, मैं दरवाजा खोल करके आपके कोप का पात्र बनता? ना 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 ना, मैंने तो उसे वहीं से भगा दिया और मैंने कहा अगर नहीं जाएगा तो पत्थर मार के तेरा सर फोड़ दूंगा, भाग जाए। जो अपने पिता का नहीं, जिसको जिसका पिता और राजा ही मारने चला है उसे मैं कहाँ बचाऊंगा? भगा दिया मैंने तो, पता नहीं कहाँ गया। अब राजा ऊपर से तो कहता है शाबाश, बहुत अच्छा किया, और अंदर ही अंदर असलियत उसकी पता लग गई, औकात पता चल गई, कैसा बंदा है तू। मेरे युवराज को अभी तक पागल बना रखा था, 24 घंटे अपने साथ तेरे को रखता था मेरा बेटा। कोई बात नहीं, ऊपर से तो बड़ा बिठा लिया अपने पास में और सेवकों से कहा और बोलो कौन कौन मिलता है युवराज से? कहते एक और बंदा है, वो दिन दिन में रहता है, रात को घर चला जाता है। तो लाओ पकड़ के उसको भी लाया गया। युवराज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तेरे पास आया था? हाँ जी आया था। क्या कह रहा था? बचाने के लिए कह रहा था। आपने क्या किया? राजन, गुस्ताखी माफ हो, मेरा मन बहुत था कि मैं युवराज के लिए कुछ करूं, उसे बचाऊं, पर आपके डर के मारे मैं उसे अपने घर में नहीं रख सका। मैंने उसे कहा कि घोड़ा ले लो और धन ले लो और यहाँ से दूर भाग जाओ, राजा तुम्हें पकड़ ना पाए, इतनी दूर चले जाओ। पर युवराज ने घोड़ा और धन लेना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद युवराज कहाँ गए मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर मुझे बड़ा दुख है, मैं अपने मित्र के काम नहीं आ। अब राजा उसे भी शाबाश देता है और इस मित्र से थोड़ी सी तसल्ली की सहानुभूति तो दिखाई, पहले वाले ने तो सहानुभूति भी नहीं दिखाई, पर मन ही मन सोच रहा है पहले वाले को मृत्यु दंड दूंगा और दूसरे वाले को देश निकाला दूंगा, क्योंकि काम तो नहीं आया ना, मीठे बोल से क्या होता है। और फिर राजा ने आदेश दिया, कहाँ मिलेगा युवराज? कहते एक व्यक्ति और है जो कभी कभी दुआ सलाम करता है, कहते वहां जाओ पता करो। वहां गए, दरवाजा खड़काया, कौन? राजा के सेवक। क्या करने आए? युवराज को लेने आए। युवराज यहाँ है? हाँ है। उसे भेज दो हमारे साथ। युवराज नहीं आएगा। क्या करना है युवराज का? राजा ने बुलाया, इसे मृत्यु दंड मिलना है। कहते कोई मृत्यु दंड नहीं मिल सकता, राजा में हिम्मत है तो यहाँ आए और मैं देख लूंगा अपने आप कैसे मेरे मित्र को मृत्यु दंड देता है। बड़ा प्रयास किया सैनिकों ने, डराने का, धमकाने का, लोभ लालच भी दिया, पर क्या मजाल कि मित्र ने युवराज की शक्ल भी दिखाई हो। युवराज अंदर बैठा काम कराया और मित्र कह रहा है कि तुम घबराते क्यों हो जब
कि राजा ने तोप भेजी है, अगर युवराज को नहीं दोगे तो तोप से तुम्हारे मकान के परखचे उड़ा देंगे। आ गया मंत्री और कहने लगा कि चुपचाप युवराज को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो सारा कुछ एक ही बार में, एक ही बम के धमाके में उड़ा देंगे। मित्र कहने लगा जो करना है कर लो, तुम मेरे मित्र का बाल बांका नहीं कर सकते। उस मित्र ने भी अपने सैनिक बंदूकें दे दे करके हर खिड़की में, हर दरवाजे में, हर जगह पे, छत के ऊपर खड़े कर रखे थे। तुम एक तोप चलाओगे, हम इतनी गोलियां चला देंगे तुम्हारी तोप से पहले ही। एक दो खाली धमाके किए पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर मंत्री कहने लगा कि बस मेरे को अकेले को अंदर आने दो। मंत्री अकेला अंदर गया और कहने लगा कि राजा ने आप दोनों को बुलाया। क्यों बुलाया, क्या करेगा राजा, ये तो मैं नहीं जानता क्या करेगा, पर मैं ये जानता हूं राजा के मन में अब क्रोध नहीं। अगर क्रोध होता तो मेरे को वापस, और मेरे को जो ये तोप दे करके भेजी है, ये कह के भेजा है चलानी नहीं है, केवल क्या करना है। इन दो चीजों से मैं आइडिया लगा सकता हूं कि राजा अंदर से क्रोधित नहीं है, और क्रोधित भी हो तो भी सामना तो करना ही पड़ेगा। आखिर दोनों मित्र आ गए, आगे आगे वो मित्र, पीछे पीछे युवराज। राजा को प्रणाम किया। राजा अंदर से बड़ा खुश है कि मित्र कहलाने का अधिकारी तो है, पर फिर भी थोड़ी सी परीक्षा और ले ली जाए। राजा ने कहा आप दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। मित्र कहने लगा क्यों, इसने क्या गलती की है। राजा कहता है गलती कोई नहीं की, बस मेरा मन है, मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो राजन आप मेरे को सूली पे चढ़ा के मारो, फांसी पे लटका के मारो, टुकड़े टुकड़े करके मारो, तिल तिल बिखेर दो मेरा, पर मेरे मित्र के ऊपर आग नहीं आनी चाहिए। और जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने उस मित्र को और युवराज को दोनों को अपने गले से लगा लिया और युवराज से कहा मित्र, ये युवराज पुत्र, ये तुम्हारा असली मित्र है और ये दोनों तुम्हारे नकली मित्र हैं। ये जो सारा काम मैंने किया है ये केवल इसलिए किया असली और नकली की पहचान हो जाए। मेरे पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कल जब से मैंने आज्ञा दी, ऐलान कराया, तब से अब तक तुम रात को सोए नहीं, भोजन किया नहीं, जिसके ऊपर बिना बुलाए ऐसे यूं मृत्यु का आ जाए उसकी हालत क्या होती है मैं जानता हूँ, पर ये तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तो जो 24 घंटे साथ रहने वाला था उसको मृत्यु दंड, और जो दिन दिन में रहता था, जिसने कहा था घोड़ा और पैसे ले जाओ, उसको देश निकाला, और तीसरे मित्र को युवराज का अंगी संगी साथी बना दिया।